everybody. I am Sailesh and welcome to the Milestone channel. Today we are going to study about the second part of the second lesson of class 9 CBSE English. The name of the chapter is The Sound of Music. हमने पहले पार्ट में पढ़ा एवलिन ग्लेनी के बारे में, जो एक बेहतरीन परक्यूशनिस्ट थी और एक बेहतरीन तरीके से कैसे उसने अपने जीवन की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए, शारीरिक अपंगता को फेस करते हुए कैसे वो आगे बढ़ती है। वो बहरे होने के बावजूद भी म्यूज़िक के क्षेत्र में अपना करियर बनाती है। न सिर्फ एक करियर बनाती है बल्कि एक दुनिया भर के लोगों के लिए वो मिसाल बनती है। तो इस चीज़ को हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है। अब हम अगला चैप्टर देखेंगे। तो चलिए, कहता है कि थिंक ऑफ शहनाई। ये चैप्टर जो है वो शहनाई वादक के बारे में है, यानी शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान के बारे में है। बिस्मिल्लाह खान भारत रत्न भी मिला है इनको शहनाई के क्षेत्र में, और शहनाई बहुत ही बेहतरीन एक म्यूज़िक क्रिएट करता है, जो कि हम लोगों को खास करके नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में शादियों में अक्सर ये बजाया ही जाता है। इसके बिना तो बिल्कुल होता ही नहीं है मानो जैसे। तो चलिए हम देखते हैं। कहता है कि शहनाई के बारे में ज़रा सोचो और तुम इमेजिन कर पाओगे कि ये शादी में ही, शहनाई मतलब शादी में ही ज़्यादा बजता है या फिर इस तरह का कोई ओकेज़न या फंक्शन। और दूसरी चीज़ जो तुम इमेजिन करोगे वो बिस्मिल्लाह खान को, यानी शहनाई मतलब शादी, विवाह या फिर बिस्मिल्लाह खान। तो शहनाई मैस्ट्रो प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट। कहता है जो शहनाई जो था वो मेनली बिस्मिल्लाह खान और शादी, इन दो चीज़ों से रिलेटेड था। देखो, कहता है एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पोंगी इन द रॉयल रेसिडेंस फॉर इट हैड अ श्रिल अनप्लीजेंट साउंड। तो कहता है कि औरंगजेब साहब ने, जो एम्परर बादशाह औरंगजेब थे, उसने बैन किया था, यानी उसको बंद कर दिया था। किस इंस्ट्रूमेंट को? जिसका नाम पोंगी था। पोंगी को बंद कर दिया था। क्यों बंद कर दिया था? अपने राज दरबार में, क्योंकि इसका साउंड जो था वो बड़ा थ्रिल था, यानी कर्कश, अप्रिय, अनप्लीजेंट, बिल्कुल बेकार सा साउंड लगता था। पुंगी बिकेम द जेनेरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर्स। जो बड़ा ही ऐसा नहीं था कि पुंगी एकमात्र इंस्ट्रूमेंट थी, बल्कि जो बांस का बना हुआ और बड़ा बेकार सा इंस्ट्रूमेंट, बेकार सा नॉइज क्रिएट करता था, उन सारे नॉइज मेकर्स के लिए पुंगी जो है वो एक जेनरिक नेम बन गया था। तो फ्यू हैड, जेनरिक नेम क्या होता है कि एक कॉमन नेम, जिसको जैसे हम किसी भी मतलब कोई भी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो बांस उसका बना हो और उस प्रकार से कर्कश आवाज़ जो निकलती हो, उसके लिए एक सामान्य नाम बन गया था पुंगी। तो पुंगी को रॉयल रेसिडेंस में औरंगजेब ने बैन कर दिया था। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड। और बहुत ही कम लोग ऐसे सोचते थे कि एक दिन ये जो है सो रिवाइव्ड होगा। रिवाइव का मतलब होता है पुनर्जीवित होना। ए बार्बर ऑफ फैमिली प्रोफेशनल म्यूजिशियंस who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi। एक ऐसा बार्बर, एक ऐसा नाई है ना, प्रोफेशनल एक बार्बर था जो कि प्रोफेशनल म्यूजिशियन था, जिसके परिवार के लोग बहुत ही प्रोफेशनल म्यूजिशियन थे, जिनकी की डायरेक्ट पहुंच थी रॉयल पैलेस में। उसने डिसाइड किया कि वो एक दिन पुंगी के टोनल क्वालिटी को, यानी जो इसकी साउंड की क्वालिटी है, उसको वो इम्प्रूव करेंगे। ही चोज अ पाइप। उसने एक पाइप को चुना जिसमें नेचुरल छेद थे, है ना, उसके स्टेम पर, उसके तना पर, सॉरी यहाँ कहता है हॉलो स्टेम। उसने एक ऐसी पाइप को चुना जिसमें कि नेचुरली उसका पूरा जो तना था ना, वो पूरा का पूरा खाली था, भीतर से ही पूरा का पूरा खाली था। दैट वॉज लॉन्गर एंड ब्रॉडर। वो बिल्कुल लंबा था और थोड़ा चौड़ा भी था। देन द पुंगी वॉज मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी। और फिर उस पुंगी के ऊपर उसी के जैसे बनाने की कोशिश में उसके ऊपर 7 छेद कर दिए गए, उसके बॉडी के ऊपर, यानी उस जो हॉलो स्टेम था उसके ऊपर 7 छेद कर दिए गए। एंड व्हेन ही प्लेड ऑन इट, और जब उस पुंगी के ऊपर उसको बजाया गया, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ द होल्स एंड सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वे प्रोड्यूस्ड। तो कहता है जब उसको उसके छेद को बंद करते हुए, खोलते हुए जब उसको बजाया गया, तो उससे बहुत ही मेलोडियस और बेहतरीन साउंड, है ना, उससे बहुत ही मधुर आवाज़ आप कह सकते हो उससे निकला। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये पुंगी है और ये आपका शहनाई है। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 जो छेद बनाए गए थे, आप देख सकते हैं ये पुंगी बांस का, इसके बीच में ये गोल सा निकला हुआ, लेकिन ये बिल्कुल ब्रॉड, ये बिल्कुल चौड़ा लंबा, है ना, और इसके बीच का पूरा हॉलो स्टेम। तो इसी चीज़ से पुंगी बना था। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर द रॉयल्टी एंड
एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड। वो कहता है कि वो जो राज दरबार था, राजा साहब थे, उनके सामने में ये पुंगी के जैसा ही, पुंगी के साउंड्स को इम्प्रूव करने के लिए जो शहनाई तैयार की गई थी, शहनाई कैसे नाम पड़ा वो अभी बताना है। तो इस इंस्ट्रूमेंट को वो जब बजाते हैं एक रॉयल परिवार में, रॉयल यानी राजा के दरबार में जब बजाया जाता है, तो इससे सारे लोग इम्प्रेस्ड हो गए थे, सारे लोग प्रभावित हो गए थे। इंस्ट्रूमेंट वॉज सो डिफरेंट फ्रॉम पुंगी एंड टू बी गिवन अ न्यू नेम। क्योंकि इंस्ट्रूमेंट जो था वो पुंगी से बिल्कुल अलग था, दिखने में भी आप देख सकते हैं इसकी बनावट, तो इसकी दोनों आकाश जमीन का फर्क है। तो पुंगी जो था वो बिल्कुल अलग तरीके का दिखता था, शहनाई उससे बिल्कुल अलग। तो इसके कारण, और आवाज़ में भी डिफरेंस था, बिल्कुल साउंड का फर्क आ रहा था। तो इस चीज़ के कारण इसको एक अलग नाम दिया जाना था। तो अलग नाम कैसे, तो इसके बारे में कहानी चलती है कि भाई जब ये पहली बार बजाया गया था तो ये शाह के चैम्बर में, ये शाह साहब राजा थे, तो शाह के चैम्बर में, राजा साहब के चैम्बर में ये पहली बार बजाया गया था। और ये बजाया गया था एक नाई के द्वारा, यानी तो इसका नाम पड़ा सहनाई। सह मने राजा, या वो राजा साहब का, और नाई मने बारबर। तो सहनाई राजा के दरबार में बजाया गया था पहली बार, इसलिए इसका नाम सहनाई हो गया। द साउंड ऑफ सहनाई, कहता द साउंड ऑफ सहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। ये जो साउंड ऑफ सहनाई था ये बहुत ही ज़्यादा लोगों को ऑस्पिशियस, यानी बहुत ही ज़्यादा एक कह सकते हो कि सौभाग्य को लाने वाला, उसको बहुत ही अच्छा माना जाता, शुभ माना जाने लगा। तो आप कह सकते हो कि साउंड ऑफ सहनाई जो था वो लोगों के द्वारा शुभ माना जाने लगा, और इसी कारण से इट इज़ स्टिल प्लेड इन द टेम्पल्स, इज एन अनडिस्पेंसेबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। कहता है अनडिस्पेंसेबल मतलब विदाउट विच ए पीस ऑफ वर्क कैनॉट बी डन, यानी कहता है कि यही कारण है कि ये आज भी टेम्पल्स में बजाए जाते हैं। और नॉर्थ इंडियन वेडिंग का, यानी अपने खास करके बिहार यूपी की तरफ का नॉर्थ इंडियन वेडिंग का एक अनडिस्पेंसेबल कंपोनेंट है, यानी एक ऐसा चीज़ जिसको आप कभी अलग नहीं कर सकते हैं, कभी इसको हटा नहीं सकते हैं। द सहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल असेंबल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स फाउंड एट द रॉयल कोर्ट्स। ये जो सहनाई था ये उन 9 इंस्ट्रूमेंट्स में का एक हिस्सा था, इसे नौबत कहा जाता था। नौबत क्या है कि ट्रेडिशनल इंसेंबल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स, यानी राज दरबार में जो 9 बड़े इंस्ट्रूमेंट थे, महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट्स थे, उसके ग्रुप को नौबत कहा जाता था, जो कि राज दरबार में खास रूप से बजाए जाते थे। 9 इंस्ट्रूमेंट्स जो कि राज दरबार में खास रूप से बजाए जाते थे, उसमें यह सहनाई भी शामिल हो गया। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज्ड ओनली इन टेम्पल, और उस समय तक हाल फिलहाल में टेम्पल्स और वेडिंग्स में ही ये इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और कहता है कि इस इंस्ट्रूमेंट को क्लासिकल स्टेज पर, यानी कि इसको बहुत ही क्लासिकल तरीके से लोगों के सामने लाने के लिए इसका जो सारा क्रेडिट है वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है, वही उन्होंने ही इसको पूरा फ्रंट में लाया। एज अ 5 ईयर ओल्ड, और कहते हैं 5 साल के बच्चे के रूप में, बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन द एंशिएंट स्टेट ऑफ डुमरांव इन बिहार। देखो बिहार में एक जगह है डुमरांव, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था, और वहाँ पर कहता है कि पॉन्ड के किनारे ये वहाँ पर ये डुमरांव जो है वो बहुत ही पुराना अपने बिहार का एक जगह है, तो वहाँ पर ये गिल्ली डंडा खेला करते थे 5 साल के बच्चे के रूप में, है ना। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाय बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता। कहता है कि वो चले जाते थे बिहारी जी टेम्पल में, वहाँ पर भोजपुरी चैता गाया करते थे। देखो ये कितनी बड़ी बात है, ये एक मुस्लिम लड़का है जो कि बिहारी जी टेम्पल में भोजपुरी चैता गाने के लिए, है ना, वो चले जाया करते थे। और वहाँ पर लास्ट में इनको वहाँ के महाराजा के द्वारा, वहाँ के राजा जो थे वो उनके द्वारा इनको एक बहुत बड़ा लड्डू इनाम में मिलता था, जो कि 1.25 kg का, यानी 1.25 किलो का लड्डू हुआ करता था, है ना। तो वहाँ के लोकल महाराजा जो होते थे उनके द्वारा इनको वो अवार्ड में मिलता था। और सोचो उस एक 1.25 किलो के लड्डू से ये भारत रत्न तक का सफ़र तय करते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप ध्यान दीजिएगा ज़रा सा। दिस हैपेंड 80 ईयर्स एगो, ये चीज़ें 80 साल पहले हुआ करती थी। एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। और ये जो है एक छोटा सा बच्चा जो 1.25 किलो का लड्डू उस दिन अर्न करता था 80 साल पहले, वो अब जो है 180 साल के बाद भारत रत्न
अवार्ड तक वो पहुंच गया। भारत के सबसे बड़े सिविलियन अवार्ड, नागरिक सम्मान जो है वो भारत रत्न होता है, वहाँ तक ये पहुंचा ये बच्चा। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। बॉर्न ऑन 21 मार्च 1916, बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू ए वेल नॉन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस फ्रॉम बिहार। ये 21 मार्च 1916 को इनका जन्म हुआ और बिस्मिल्लाह खान जो थे एक बहुत ही वेल नॉन फैमिली था, जो कि बिहार का म्यूजिशियंस का वेल नॉन फैमिली था, संगीतज्ञों की एक अच्छी खासी जानी मानी परिवार थी बिहार से, तो वहीं पर इनका जन्म हुआ था, उसी घराने में। एंड इज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान, इसके जो ग्रैंडफादर थे, इनके ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान, वो भी एक बहुत ही बेहतरीन सहनाई वादक थे। अच्छा, ये सहनाई नवाज थे भोजपुर किंग्स कोर्ट में, यानी जो भोजपुर के राजा साहब थे उनके दरबार में ये सहनाई बजाया करते थे। हिज फादर पैगंबर बख्श एंड द अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वेर ग्रेट सहनाई प्लेयर्स। इनके पिताजी और दूसरे चाचा मामा जो भी होंगे, इनके पैटर्नल, मामा नहीं, पैटर्नल यानी पिता के जो भाई लोग होंगे या उनके बच्चे या उनके पैटर्नल एंसेस्टर्स होंगे, यानी पिता से संबंधित जो पूर्वज हैं, वो बहुत ही बड़े महान सहनाई वादक हुआ करते थे अपने समय में। तो कहता है द यंग बॉय, ये जो यंग लड़का है उसने भी सहनाई को अपने जीवन में बहुत ही पहले अर्ली लाइफ में ही अपना लिया। और कहता है 3 साल की उम्र में ही उसकी माँ उनको लेकर के गई मैटरनल अंकल के हाउस, यानी उनके मामा जी के घर, मामू जी के घर। मैटरनल यानी माँ से संबंधित जो रिलेशंस होते हैं उसको मैटरनल बोलते हैं। तो मैटरनल अंकल के घर ले गई बनारस में, और अभी वो वाराणसी है, वो हो गया है। बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द सहनाई। बिस्मिल्लाह खान बहुत ही आकर्षित हो जाते थे अपने अंकल्स को सहनाई की प्रैक्टिस करते हुए देखकर। सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड accompanying his uncle Ali Baksh to the Vishnu temple of Banaras where Baksh was employed to play the सहनाई। कहता है कि वो बहुत ही ज़्यादा फैसिनेट होते थे अपने अंकल्स को सहनाई बजाते हुए देख करके, और जल्दी ही बिस्मिल्लाह खान जो थे वो अपने अंकल को अंकल के साथ हो जाया करते थे, अली बख्श के साथ। वो अपने मामा जी के साथ हो जाया करते थे, जो कि विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस में, यानी बनारस के विष्णु टेम्पल में अली बख्श को रखा गया था सहनाई बजाने के लिए, है ना। तो आगे क्या कहता है, अली बख्श वुड प्ले द सहनाई, बिस्मिल्लाह खान वुड सीट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड। और जब तक कि वो पूरा तरीके से बजा नहीं लेते थे, अली बख्श उस बिस्मिल्लाह खान के सामने, मतलब अली बख्श जो है विष्णु टेम्पल में बैठ करके सहनाई बजाते थे, और बिस्मिल्लाह खान घंटों उसमें खो करके बिल्कुल उसमें बंध जाते थे, बैठे रहते थे और उस सहनाई को वो सुनते रहते थे। ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे। अब उनको लेसन्स मिलने लगा, ये ऐसे बजाना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। तो ये चीज़ें उनको पूरा दिन, उनको प्रैक्टिस करने के लिए पूरा दिन जो है सो मिलता था उस सहनाई को, और पूरा दिन वो बजाते थे, इंस्ट्रूमेंट को प्रैक्टिस करते थे और सीखते थे डेली। फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया एट द बैंक्स ऑफ गंगा बिकेम द यंग अप्रेंटिस फेवरेट हाउंड्स वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड। कहता है कई सालों तक वो टेम्पल ऑफ बालाजी और मंगला मैया, यानी बालाजी टेम्पल और मंगला मैया टेम्पल में कई सालों तक वो आते रहे, और गंगा की जो किनारा है, गंगा का जो किनारा है, उसके किनारे पर बैठ करके ये यंग अप्रेंटाइज, यानी एक जो नया लड़का जो सीखने वाला होता है, उसका एक फेवरेट जगह था, फेवरेट हाउंड्स, जहाँ एक बेहतरीन उसका अपना एक सुंदर स्थान था उस बच्चे के लिए, जहाँ पर वो बैठ करके अकेले में, सॉलिट्यूड में, बिल्कुल अकेले में वो म्यूज़िक को प्रैक्टिस कर सकता था। द फॉलोइंग कहता है द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट रागाज दैट वेयर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द सहनाई। कहता है कि जो ये छोटा सा बच्चा है ना, ये छोटा सा बच्चा जब धीरे धीरे गंगा नदी के किनारे बैठ करके जब सहनाई बजाते थे और उसको सीखते रहते थे अकेले में बैठ करके, तो बहती हुई गंगा की जो धारा थी, द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ गंगा, यानी गंगा की बहती हुई धारा ने इसको प्रेरित किया क्या करने के लिए, अपने सहनाई के माध्यम से नए नए राग को इन्वेंट करने के लिए, और उसको इम्प्रोवाइज यानी उसको इम्प्रूव करने के लिए उसको बड़ा इंस्पायर किया। और जो कि ऐसे ऐसे राग इन्होंने गाए अपने सहनाई से कि ऐसा माना जाता था कि सहनाई से ये सब राग गाना इम्पॉसिबल है, जो कि सहनाई के रेंज में ही नहीं आता, मतलब सहनाई से उसको किया नहीं जा सकता है। वैसे वैसे रागों को इन्होंने गा करके सहनाई से लोगों को सुनाया बजा करके।
एट द एज ऑफ 14, 14 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह accompanied his uncle to the इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। 14 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह खान इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में अपने अंकल के साथ गए एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल। और अपने उन्होंने जब लास्ट में वो जब सुनाते हैं तो उस्ताद फयाज खान पैटेड द यंग बॉयज़ बैक एंड सेड, उन्होंने इस यंग लड़के के, उस समय 14 साल के इस छोटे से बच्चे जो बिस्मिल्लाह खान थे, इनके पीठ को उन्होंने थपथपाया और कहा कि वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट। वर्क हार्ड यानी कठिन परिश्रम करो और तुम जो चाहते हो उसको तुम जरूर जीवन में हासिल करके रहोगे। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन द लखनऊ इन 1938 कैम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक। कहता है कि जब 1938 ईस्वी में ऑल इंडिया 1938 में ऑल इंडिया रेडियो खुला, है ना। 1938 में जब ऑल इंडिया रेडियो खुला तो इनको एक बहुत बड़ा ब्रेक मिला, यानी कि इनको बहुत बड़ा एक मौका मिला। ब्रेक का मतलब यहाँ पर मौका के रूप में आप समझेंगे। तो ही सून बिकेम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। अब वहाँ पर ये बहुत बड़े शहनाई वादक बन गए जो कि ऑफन प्रायः इनको रेडियो पर शहनाई बजाते हुए लोग सुन सकते थे। व्हेन इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, जब भारत को आज़ादी मिल गई, जब भारत को आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को, तो बिस्मिल्लाह खान पहले इंडियन थे जिन्होंने पूरे देश का स्वागत किया, नेशन का स्वागत किया अपनी शहनाई के माध्यम से। ही पोर्ड हिज हार्ट आउट इनटू राग काफ़ी फ्रॉम रेयर फोर्ट और टू एन ऑडियंस विच इंक्लूडेड महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, हु लेटर गिव हिज फेमस ट्राई ट्विस्ट डेस्टिनी स्पीच। कहता है 1947 में आज़ादी मिलने के बाद ये पहले भारतीय थे जिन्होंने अपना शहनाई बजाकर लोगों का अभिनंदन किया, लोगों को स्वागत किया, लोगों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने उस शहनाई के बजाने के दौरान राग काफ़ी बजाया। राग काफ़ी को बजाने में इन्होंने अपना पूरा हर्ट निकाल के समझो की रख दिया। और रेड फोर्ट में इनके ऑडियंस में उस समय महात्मा गांधी और इस सदी के एक सबसे महान व्यक्ति के रूप में माना जाता है महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सारे लोग उस समय मौजूद थे। नेहरू जी जो उसी शहनाई वादन के बाद अपना आज तक का सबसे फेमस स्पीच ट्राइस्ट विद डेस्टिनी 15 अगस्त 1947 को दिया हुआ सबसे फेमस स्पीच इनका था, जो कि उसी दिन उन्होंने दिया था। बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस बोथ इन इंडिया इन एंड अब्रॉड। बिस्मिल्लाह खान ने बहुत सारे यादगार परफॉर्मेंसेस दिए भारत में भी और विदेशों में भी। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वॉज टू अफगानिस्तान वेयर द किंग जाहिर शाह वॉज सो टेकन इन बाय द मैस्ट्रो दैट ही गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्सियन कारपेट्स एंड अदर सॉवरेन्स। कहता है बिस्मिल्लाह खान ने बहुत सारे यादगार परफॉर्मेंसेस दिए, भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी दिए। और उनकी जो पहली ट्रिप थी विदेश में वो अफ़गानिस्तान में थी, आज जहाँ पे काबुल अफ़गानिस्तान आप जान सकते हैं, जहाँ पे तालिबान का पूरा अटैक चल रहा है, वहाँ पे बड़ी अभी मुश्किल हालात हैं। तो चलिए छोड़िए उस चीज़ों को। तो अफ़गानिस्तान में जहाँ पर किंग जाहिर जो था, जाहिर शाह, वो इतना प्रभावित हुआ, सो टेकन इन, इतना ज़्यादा वो प्रभावित हुआ, अट्रैक्ट हुआ, इनसे खुश हो गया कि उन्होंने उनके मैस्ट्रो वादन से खुश हुआ, शहनाई वादन से खुश हुआ कि उन्होंने इनको गिफ्ट दिया। क्या गिफ्ट दिया? प्राइसलेस पर्सियन कारपेट्स, यानी बेशकीमती, जिसकी कोई कीमत नहीं आप लगा सकते हैं। पर्सियन कारपेट्स बहुत ही महंगे होते हैं, बहुत ही सुंदर होते हैं। तो पर्सियन कारपेट्स इनको गिफ्ट दिया और अदर सॉवरिन्स यानी और दूसरी चीज़ें, वस्तुएं दी जो कि आप एक किसी जगह के या किसी पर्सन के मेमोरी में आप उसको रख सकते हैं। तो अदर सोवनियर्स यानी दूसरी चीज़ें, दूसरी वस्तुएं भी, इनको बहुत सारी चीज़ें वहाँ से अफगानिस्तान से गिफ्ट में मिली। किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट ओनली द वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह's म्यूजिक। बिस्मिल्लाह खान साहब के म्यूजिक से केवल अफगानिस्तान का ही राजा प्रभावित नहीं हुआ था, बल्कि एक फिल्म डायरेक्टर थे अपने देश में, विजय भट्ट, वह भी इतने ज़्यादा प्रभावित हुए थे इस चीज़ को सुनने के बाद कि उन्होंने बिस्मिल्लाह के म्यूजिक शहनाई वादन के ऊपर, चूँकि उन्होंने इनके शहनाई को एक फेस्टिवल के दौरान इनको बजाते हुए सुना था, और इसी शहनाई के ऊपर उन्होंने अपने फिल्म का एक नाम भी रखा। उस फिल्म का नाम था, इसी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर रखा गया फिल्म का नाम था गूंज उठी शहनाई। उस फिल्म का नाम क्या था? गूंज उठी शहनाई। और ये फिल्म जो था गूंज उठी शहनाई एक बहुत ही हिट फिल्म था, और एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशंस, यानी एक ऐसा फिल्म जिसमें बिस्मिल्लाह खान का
एक म्यूजिक भी उसमें दिया गया था। म्यूजिक बिस्मिल्लाह खान के द्वारा उसको कंपोज भी किया गया था गीत, जिसका नाम था दिल का खिलौना हाय टूट गया। तो ये एक बहुत ही फेमस सॉन्ग है जिसको शायद लता मंगेशकर जी ने गाया है, दिल का खिलौना हाय टूट गया। तो इसमें बिस्मिल्लाह खान की म्यूजिक वगैरह भी अच्छे तरीके से दिखाई देती है। टर्न्ड आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्ट बस्टर। चार्ट बस्टर क्या है? रिकॉर्ड ब्रेकर। यानी ये जो गीत था दिल का खिलौना हाय टूट गया, ये पूरे देश भर में एक बहुत ही बेहतरीन रिकॉर्ड ब्रेकर, यानी सबसे बेहतरीन सॉन्ग में से सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ करके आगे निकलने वाला गीत बना। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस, इस बड़े सक्सेस के बावजूद भी इन सेलुलॉइड वर्ल्ड का मतलब आप कह सकते हो फिल्मी दुनिया में, आप कह सकते हो चमक दमक वाली दुनिया में, आप ओल्ड फैशन तरीके से फिल्मी वर्ल्ड को यही सेलुलॉइड वर्ल्ड कहा जाता था। इस फिल्मी दुनिया में इतनी बड़ी सफलता के बावजूद भी बिस्मिल्लाह खान की जो वेंचर्स थी, यानी उनका जो प्रोजेक्ट था, है ना, उनके जो फिल्म में जो प्रोजेक्ट्स थे वो वेर लिमिटेड इन टू, केवल 2 ही प्रोजेक्ट्स वो फिल्म में कर सके, वो ज़्यादा प्रोजेक्ट उन्होंने नहीं किया। विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई और विक्रम श्रीनिवास की एक कन्नड़ मूवी थी, एक कन्नड़ फिल्म थी सनदी अपना। तो यही 2 चीज़ें, एक गूंज उठी शहनाई और सनदी अपना, यही 2 चीज़ें की इन्होंने, 2 फिल्में की। आई जस्ट कांट, और ये कहते हैं उसके पीछे रीज़न देते हैं कि आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, ही से विथ इम्फेसिस, वो बड़ा जोर देते हुए, है ना, वो बहुत ही बल देते हुए इस बात को कहते हैं, बड़ा फोर्स देते हुए इस बात को कहते हैं कि वो फिल्मी जगत के आर्टिफिशियलिटी यानी बनावटीपन, यानी चमक दमक, इन सब चीज़ों से वो तालमेल नहीं बिठा पाते हैं, ये सारी चीज़ें उनको पसंद नहीं आती है, वो एक सादे सीधे इंसान है। कहता है अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस केम थिक एंड फास्ट, जो उनके पास जो अवार्ड्स और रिकॉग्निशंस थे, यानी उनके अवार्ड्स और उनके नाम पहचान उनको बहुत ही तेज़ी से मिलते चले गए। और बिस्मिल्लाह खान जो थे वो पहले इंडियन बने टू बी इनवाइटेड टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल। उनको पहला इंडियन वो बने जो जिनको कि कहाँ पे बुलाया गया, कहाँ पे उनको इनवाइट किया गया, बहुत ही प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल में उनको बुलाया गया, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में था, है ना। तो यहाँ पर उनको परफॉर्म करने के लिए उनको आमंत्रण दिया गया। ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन ऑफ इन मॉन्ट्रियल, और मॉन्ट्रियल में होने वाले जो वर्ल्ड एक्सपोजिशन थे, यानी पूरी दुनिया भर के जो म्यूजिशियंस या फिर वो अपने अपने अलग अलग जो इंस्ट्रूमेंट्स थे उसको बजाने वाले आए हुए थे, उसमें भी इन्होंने उसमें हिस्सा लिया। इन द केन्स आर्ट फेस्टिवल में भी हिस्सा लिया। एंड इन ओसाका ट्रेड फेयर में भी इन्होंने हिस्सा लिया। सो वेल नोन, और ही बिकेम इंटरनेशनली, और इसीलिए ये पूरी दुनिया भर में बहुत ही जाने लगे, बहुत ही प्रसिद्ध हो गए, पूरे दुनिया भर में इनका नाम छा गया। एंड दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वॉज नेम्ड आफ्टर हिम, और इतना ज़्यादा इनका नाम फैला कि इनके नाम पर तेहरान में एक ऑडिटोरियम जो है इन्हीं के नाम पर, तहार मॉस्क्यू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ये उस ऑडिटोरियम का नाम बना। कहता है कि नेशनल अवार्ड्स जो थे वो बिस्मिल्लाह खान को मिले, जैसे कि पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, 3 अवार्ड्स, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, ये 3 अवार्ड्स इनको मिले। और 2001 में कहता है कि बिस्मिल्लाह खान जो थे इनको भारत रत्न मिला, भारत का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कहते हैं, भारत रत्न भी मिला, है ना। क्यों मिला भारत रत्न इनको मिला? पूरी दुनिया में शहनाई को एक नई बुलंदी तक पहुंचाने के लिए, शहनाई के क्षेत्र में भारत का नाम आगे बढ़ाने के लिए इनको वो अवार्ड दिया गया। विद द कोवेटेड अवार्ड, कोवेटेड का मतलब मच डिज़ायर्ड, यानी सभी लोग इसकी इच्छा रखते हैं, सभी लोग चाहते हैं कि भाई ऐसे सबको मिलता नहीं है, लेकिन जो बहुत ही ज़्यादा मेहनती होते हैं, अपने काम को करके पूरे देश का मान बढ़ा लेते हैं, तो ऐसे बहुत ही कम सौभाग्यशाली लोग होते हैं जिनको ये अवार्ड मिलता है। तो कहता है ये सबसे
अच्छी सबसे बड़ी अवार्ड जो कि जिसकी सबको चाहत होती है, जो कि इनके सीने पर उस समय चमक रहा था। एंड हिज आईज ग्लिंटिंग विथ रेयर हैप्पीनेस, उनकी आंखों में एक रेयर हैप्पीनेस, एक अद्भुत खुशी उनके चेहरे पर जो झलक रही थी, उनके आंखों में एक हैप्पीनेस चमक रही थी। ऑल आई, वो वहाँ पर ये कहते हैं, ऑल आई वुड लाइक टू से इज़ टीच योर चिल्ड्रन म्यूज़िक। वो कहते हैं कि अपने बच्चों को म्यूज़िक सिखाओ, बिकॉज दिस इज़ हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, इवन द वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूज़िक। और ये भारत की सबसे समृद्ध परंपरा है संगीत, और यहाँ तक कि विदेशों से भी अब लोग यहाँ पर आते हैं, वेस्टर्न कल्चर के भी लोग आते हैं हमारे देश में आकर के वो संगीत की शिक्षा प्राप्त करते हैं। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो पूरी दुनिया में घूमने के बावजूद भी, वो पूरी दुनिया में भ्रमण करने के बावजूद भी, खान साहब एज ही इज़ फॉन्डली कॉल्ड, खान साहब जैसा कि उनको बड़े प्रेम से या लोग प्यार से दुलार से खान साहब कहते थे, पूरी दुनिया भर में घूम लेने के बाद भी इज एक्सीडिंगली, बहुत ही ज़्यादा फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डुमराव, एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड। यानी वो पूरी दुनिया भर में घूम लेने के बावजूद भी उनके लिए पूरी दुनिया का सबसे बेस्ट जो शहर है, बेस्ट जगह है, वो डुमराव और बनारस, यही दो जगह, बनारस जहाँ वो पले बढ़े, आगे बढ़े, सीखे, और डुमराव जहाँ पर उनका जन्म हुआ, और यही दो जगह उनको दुनिया का सबसे बेस्ट प्लेस लगता था। एंड दे रिमेन फॉर हिम द, हाँ, वो पूरे जीवन भर इनके लिए वो सबसे बेस्ट टाउन बना ही रहा। ए स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू हेड ए शहनाई स्कूल इन द USA, एंड द स्टूडेंट प्रोमिस्ड टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस बाय रिप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर। कहता है कि उनका एक छात्र था जो कि USA में चाहता था कि वो वहाँ पर चले आए और वहीं पर वो एक शहनाई का बेहतरीन स्कूल खोलें, और जहाँ पर वो उसने उनसे प्रॉमिस किया था कि वो एक जैसा इन्वायरमेंट वहाँ पर बनारस में है वैसा ही इन्वायरमेंट वहाँ पर वो रिक्रिएट करेगा और उनको वैसा ही माहौल देगा, और वहाँ पर टेम्पल्स को बना करके, जैसा बनारस में टेम्पल्स है वैसा ही टेम्पल्स वो वहाँ पर भी USA में बना करके खान साहब को एक ऐसा माहौल देगा, लगेगा कि नहीं बनारस में ही है। लेकिन खान साहब ने उनको बिल्कुल मना कर दिया, कहा कि नहीं भाई, आप जो ओरिजिनलिटी है और जो आप दोबारा क्रिएट करते हैं, जो नेचुरल है और जो आप ह्यूमन क्रिएटेड है, तो दोनों में आकाश ज़मीन का फ़र्क होता है। खान साहब ने उससे पूछा कि क्या वो रिवर गंगा को, यानी गंगा नदी को भी वो ट्रांसपोर्ट करके USA ले जा सकता है क्या, तभी वो वहाँ पर जा सकेंगे। तो ऐसा हुआ नहीं, वो USA नहीं गए, उनको अपने देश से, अपनी मिट्टी से इतना प्यार था, वो नहीं जा पाए वहाँ। और लेटर ही इज़ रिमेंबर्ड टू हैव सेड, और बाद में वो उनको इस बात के लिए याद किया जाता है कि उन्होंने कहा था कि दिस इज़ वाई वेन एवर आई एम इन फॉरेन कंट्री आई कीप यर्निंग, मतलब जब भी जो है मैं कभी फॉरेन कंट्री में होता हूँ तो मैं तड़पता रहता हूँ भारत को देखने के लिए, अपने हिंदुस्तान को देखने के लिए। और जब मैं मुंबई में होता हूँ तो मैं केवल और केवल बनारस और पवित्र गंगा नदी के बारे में सोचता हूँ। और जब मैं बनारस में होता हूँ तो यूनिक मठ ऑफ डुमराव के उस अद्भुत, उस अद्वितीय मठ को मैं याद करता हूँ जहाँ पर इनका जन्म हुआ था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जीवन एक परफेक्ट एग्जाम्पल है रीच और कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया का। यानी आप समझ सकते हैं कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया का मतलब क्या। ये एक मुस्लिम थे और हिंदू मंदिरों में जाते थे, है ना, बालाजी मंदिर, मंगला मैया मंदिर, वाराणसी, बनारस, एक ऐसी जगहों पे जहाँ पे सब कुछ हिंदू लोगों का तीर्थ स्थल हुआ करता था। लेकिन ये तो पक्के सच्चे मुस्लिम थे, उसके बावजूद भी देखो हिंदू मुस्लिम करने वाले लोग कितना लोगों को लड़ाते हैं इस नाम पर। लेकिन ये देखो कितनी अच्छी बात थी, बेहतरीन बात थी। यही तो भारत की समृद्ध परंपरा है कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ एक जगह पे लोग रहते हैं, कितने बेहतरीन तरीके से आपस में कोऑर्डिनेशन करके लोग अपना जीवन जीते हैं। तो ये उन लोगों के लिए भी है कि जो हिंदू और मुस्लिम का जहर बोते रहते हैं लोगों के बीच में। तो चलिए हम देखते हैं कि बिस्मिल्लाह खान का जीवन जो है एक परफेक्ट एग्जाम्पल है और एक भारतीय संस्कृति और सभ्यता का एक रीच और कल्चरल हेरिटेज आप कह सकते हैं, भारत की जो समृद्ध विरासत है, परंपरा है, उसको इन्होंने अपने जीवन में दर्शाया है। One that effortlessly accept that a devout Muslim like him can very naturally play the शहनाई every morning at काशी विश्वनाथ टेम्पल। कहता है एक व्यक्ति जो कि बहुत ही एफर्टलेसली, बिना बहुत ही आराम से ये मान सकता है कि एक डिवोट मुस्लिम का मतलब एक समर्पित मुस्लिम, एक सच्चा मुस्लिम, एक पक्का मुस्लिम जो कि बड़े आराम के साथ शहनाई बजा सकता है काशी विश्वनाथ टेम्पल में, वाराणसी में।
तो यही था आपका लेसन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर कोई प्रॉब्लम हुआ हो, कोई परेशानी हुई हो, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर 7050827800 पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे आप कमेंट सेक्शन में भी डालें और मैं वहां पर आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए आज के क्लास के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए चलिए बाय बाय, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, and please like, share and comment how was the video, what the improvements should be there from my side, and also share it to your friends. Thank you very much.